स्टार्टेड ना? यस। ठीक है सर। चलो सर। मनोज मनी मन में बहुत गुस्सा हो रहा है, देखो उसका फेस देखो। सर कब से बैठे हुए हैं आप, फालतू बातचीत कर रहे हो और देरी कर रहे हो। देखो मनोज सिंह का फेस देखो, गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। मनोज सिंह सीरियसली डर गया। चला, मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी। अच्छा, तो सर हम लोग ये वाला जो क्लास चल रहा है इसमें एक्स्ट्रा क्लास भी बोल सकते हो, किसी किसी के लिए रेगुलर भी है। इसमें हम लोग जूरिस्प्रूडेंस का बात कर रहे हैं, इसको जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं सर। स्पेशली सीएस लेवल में इसको जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। बाकी लोगों के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सोर्ट्स ऑफ लॉ के अंदर थोड़ा सा अडेप्ट किया गया है, लाइक सीए सीएमए लेवल में। बाकी सीएस का तो ये पूरा डिटेल्स में ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए सोमवार वाला ये जो क्लास है ये मेनली सीएस स्पेसिफिक क्लास है। लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है, क्योंकि ये सीए को भी मिलता है और सीएमए को भी मिलता है, तो मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ। ऐसे हर कोई ज्वाइन नहीं करता है, सब कुछ ना कुछ बहाना मारता रहता है। कोई बात नहीं। ऐसे ना मैंने इसके बेसिस में आप लोगों को लास्ट 2-3 क्लास में कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बातचीत किया था, कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक चर्चा भी किया था। बेसिक चर्चा अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस क्या था, मैंने सबसे ज्यादा मैं बात जो किया था वो कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीएम्बल पे बात हुआ था, याद है ना सर? और मैं प्रीएम्बल पे बात नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा और डिटेल्स में जाना है। फिर मैंने लास्ट क्लास आप लोगों के साथ थोड़ा और बात हुआ था। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये बात किया था कि प्रीएम्बल मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे लिए क्या बोला गया है, कि ये पूरा भारत के लोगों का राइट्स क्या है एंड ड्यूटीज क्या है, उसका शॉर्ट में बोला। लेकिन ये ड्यूटीज एंड राइट्स को डिटेल्स में पढ़ना है। इसके लिए एक टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और फिलहाल मैं आप लोगों के साथ एक दूसरा चर्चा भी कर रहा हूँ उसके साथ साथ, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लॉ। ये जो पूरा देश में लॉ चलता है, संविधान बना है और भी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ चलता है, इसका सोर्स क्या है? मेनली कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का मेन सोर्स ऑफ लॉ। क्या बोला सर? मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आदि कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पूरे देश में जो भी नियम है, ये सारा नियम का सोर्स क्या है? संविधान, ठीक है। तो संविधान से ही सारा चीजें चलता है। एक्चुअली ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम बहुत प्राचीन सिस्टम है। संविधान आज के डेट में है, मॉडर्न डे में हम लोग इसको संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बट प्राचीन काल में, या फिर अगर आज से तुम 500 700 1000 2000 5000 साल पुराना भी चले जाओ ना, उस टाइम पे भी तुमको ना ऐसा ही कोई किताब हर एक कंट्री के पास होता था, जिस बुक्स को फॉलो करके उनका जीवनचर्या चलता है, कि डे टू डे लाइफ कैसे चलेगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भारत के इतिहास में ही अगर देखा जाए तो भारत में वेद जैसा किताब होता था, ठीक है। वेद में भी 4 वेद होता था, ठीक है। ऋग साम यजु, हाँ, अथर्व, ऐसा करके वेद होता था। तो ये सभी जो बुक्स है ना, ये सभी बुक्स एक्चुअली क्या है? लॉ है, लॉ, ठीक है। ये जिंदगी का रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं। तुम अगर क्रिश्चियन कंट्रीज में जाओगे वहां पर बाइबल होता है ना। तुम अगर मुस्लिम कंट्रीज में जाओगे वहां पर कुरान होता है। ऐसे भारत भी बहुत ज्यादा मुसलमान होते हैं इधर भी, तो यहाँ पर भी लोग कुरान पढ़ता है, ठीक है। तो ये अगर तुम ये देखते हो गुरु ग्रंथ साहिब सिख का, या जैनिज्म का भी तुम देखोगे कि उनका भी अपने हिसाब से चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि ये जितना सारा बुक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये एक जमाने में एक्चुअली संविधान का ही रोल प्ले करता है। तो क्या आज नहीं करता है? सर आज इसको हम लोग ना एक अलग लेवल में लेके चले गए, आज सिचुएशंस बहुत चेंज हो गया है। तो चेंज के कारण क्या हुआ कि क्योंकि डिफरेंट लोग बोलते हैं कि मेरा वाला सही है, वो बोलता है मेरा वाला सही है, ठीक है। तो इसलिए ना एक कॉमन पॉइंट में पहुंचना है। इसलिए किसी का नाम मत लो, ठीक है। ना वेद बोलो, ना गीता बोलो, ना कुरान बोलो, ना बाइबल बोलो, क्या बोलो? संविधान बोलो। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। तुम अगर पूरा संविधान पढ़ोगे और कभी अगर वेद पुराण कुरान जो भी है, ठीक है, अब अगर उसको पढ़ोगे, आप दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखोगे। मेन पर्पस जो है वो पर्पस वही मिलेगा तुमको, जो संविधान आज की डेट में चाहता है, ठीक है। वही चीज पहले के जमाने में वेद पुराण गीता ये लोग यही चाहता था। ऑब्जेक्टिव वही है। धार्मिक किताब पढ़ने से कोई माने एकदम ऐसा नहीं कि वो धार्मिक किताब पढ़ लिया तो कुछ महान बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो धार्मिक किताब हो या जो भी है, ये हम लोग आज इसको एक्चुअली धर्म का मतलब हम लोग उल्टा समझते हैं। धर्म का मतलब होता है कि जिसको पकड़ के इंसान चल सके, धर्म, ठीक है।
जो किसी चीज को धारण करके चलते हैं वो उसका धर्म होता है। एग्जाम्पल के रूप में बहुत सिंपल, एक धर्म शब्द का मैं एक आपको रिलीजियन कॉन्सेप्ट जो है ना, जो फॉरेन में वर्ड यूज किया जाता है रिलीजियन, ये कॉन्सेप्ट अलग होता है सर। रिलीजियन कॉन्सेप्ट अलग है, धर्म अलग है। धर्म सबका होता है। जैसे मानो इंसान का धर्म होना चाहिए इंसानियत, पेड़ का धर्म होता है फल प्रदान करना, छाया प्रदान करना, उसका धर्म है। एग्जाम्पल के रूप में तुम एक देखो, जैसे एक इंसान ही थोड़ा सा अजीब टाइप का प्राणी है, बट ये जो पेड़ पौधा है, नदी है, प्राकृतिक चीजें ना, इनका बहुत अच्छा धर्म है। मैं आपको समझाता हूँ। आम का पेड़ आम देता है, कभी अपना आम खुद खाता है? नदी अपना जल देता है, कभी अपना जल खुद खाता है? इंसान एकमात्र ऐसी जीव है जो अपने चीज को भी यूज करता है, उसमें भी अपना सेल्फिशनेस घुसा देता है। मेरा बच्चा को मैंने पाल पोस के बड़ा किया तो वो मेरे जैसा ही बिहेव करेगा, अगर नहीं किया तो उसमें भी अनबन हो जाता है। अब होता है कि नहीं होता? फैमिली डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ह्यूमन बीइंग का ना थोड़ा सा धर्म समझ में नहीं आता। बट तुम प्राकृतिक चीजों को देखो, पेड़ को देखो, कौन सा पेड़ ऐसा है जो फल देने के बाद बोलते हैं भाई मेरा फल मेरे को रिटर्न कर, चार ले रहा है तो एक मेरे को दे? बोलता है क्या? उसका धर्म है, वो निभाता है। तो धर्म शब्द जो है ना, वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बहुत ही, हम लोग इसको बहुत ज्यादा नैरो कर देते हैं। धर्म का मतलब है कि वो किस चीज की बेसिस में उसका उसका रोल क्या है, वो करने के लिए क्या किस पर्पस में आया है, वही धर्म है। जिसको धारण करके वो चलता है, उसका पर्पस जो है वही धर्म होता है। अब जब चीजें लोग अपना पर्पस भूल जाता है, जैसे इंसान अपना इंसानियत भूल गया है, मानुष मनुष्य मनुष्यत्व तो भूलेगा ऐसे। ये सब इसलिए याद दिलाना पड़ता है लॉ लिख के, भाई तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए। ये बोलते बोलते इतना इतना लॉ बन जाता है। अगर सबको इनबिल्ड अपना एथिक्स का नॉलेज होता, अगर अपना नॉलेज तो होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम लोग वो एजुकेशन सिस्टम या फिर उस तरह का कल्चरल सिस्टम से क्या हो गए सर, बाहर हो गए। मैं क्यों पेड़ पौधा का एग्जाम्पल दिया? शायद आप लोगों को बात अजीब सा लग रहा हो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोई अजीब बात नहीं किया। आप मुझे बताओ कि एक पेड़ दिखा दो आप। देखिए घर के सामने कितना सारा पेड़ होता है, मैंगो का पेड़ डॉक्टर के घर में दिख रहा है, ठीक है। अब ये मैंगो का पेड़ जो है, ये मैंगो के टाइम पे मैंगो देता है ना। कश्मीर में चलो जो एप्पल के टाइम पे एप्पल देते हैं, वहां पर एक स्कूल है ना, वेदांत बोल के बच्चे लोग का स्कूल है, उस स्कूल के सामने वो एक, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको कागज फूल का पेड़ बोलते हैं, है ना, कागज जैसे होते हैं। वो पेड़ में हमेशा फूल रहता है, वो फूल हम लोग देखते हैं, फील अच्छा लगता है ना, कितना सुंदर लग रहा है। स्कूल भी इसीलिए लगा के रखा है। तो अपना धर्म निभा रहा है ना, निभा रहा है ना जो उसको करना चाहिए। बट ह्यूमन को देखो, ह्यूमन माने वी ह्यूमन एट माने एट ऑल माने, यहाँ पर कोई बोलेगा नहीं सर हम अच्छे हैं अरे भाई हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं कर रहा है। पूरा एंटर ह्यूमैनिटीज का बात कर रहे हैं, ठीक जैसे एंटर ट्री का बात हो रहा है एंटर नदी का बात हो रहा है, वैसा एंटर ह्यूमैनिटीज का बात हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम यही है सर, ये सब संविधान वगैरह सब कुछ जो बनाया गया ना, एक्चुअली इंसान ना बहुत कॉम्प्लेक्स माइंड सेटअप के है, ठीक है। ये लोग सीधा सीधा अपना धर्म नहीं निभाता है। बाकी लोग जैसे सीधा सीधा अपना धर्म निभाते हैं, हम लोग सीधा सीधा नहीं करते। आज ये आप लोगों को क्लास लेने आने से पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक खबर छपा है। नामीबिया बोल के अफ्रीका में एक नेशन है, आप लोग नाम सुने हो? नामीबिया नेशन का नाम है, देश का नाम है नामीबिया। इसकी ये टीम के, ये एक्चुअली इसका एक क्रिकेट टीम भी एक बार हुआ था, वर्ल्ड कप में एक बार खेला था, ठीक है। तो जो भी हो, जिसको नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, आप गूगल करके नामीबिया के बारे में सर्च कर सकते हैं। नामीबिया में लास्ट 4-5 साल से इतना बारिश कम हुआ है, इतना बारिश कम हुआ है, मैंने एक्चुअली बारिश हुआ ही नहीं। तो नामीबिया में ना मैंने सीवियर ड्रॉट चल रहा है, क्या चल रहा है? सीवियर ड्रॉट चल रहा है। सीवियर माने तुम बिलीव नहीं करोगे कि अगर मानो हम लोग वहां पर पहुंच जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो काट के खा जाएगा। सिंपल, काट के खा जाएगा। गलती से भी अफ्रीकन सफारी के नाम पे नामीबिया मत पहुंच जाना। ऐसे नामीबिया लोग जाते हैं सफारी के लिए, ठीक है। वहां पर जिराफ वगैरह सब होता है, जेबरा होता है। आज एक खबर छपा है, नामीबिया गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर किया है 750 वाइल्ड एनिमल को वो लोग मारेगा। उसमें बोल दिया, हाँ सीधा सीधा ऑफिशियल बोल दिया, वाइल्ड एनिमल को मारेगा 750 प्लस, 750 प्लस। उसमें हाथी है, हाथी मैंने एलिफेंट को मारेगा। क्यों मारेगा? खाने के लिए। हाथी मारेगा, जेबरा मारेगा, ठीक है।
फिर तुमका उसको क्या बोलते हैं, एंटेलोप ना क्या एक प्राणी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या है। फिर आपका वो क्या बोलते हैं उसको, जो पानी में रहते हैं हाथी जैसा, उसको क्या बोलते हैं तुम लोग? हिप्पो, हिप्पो। ठीक है, हिप्पो मारेगा। ठीक है, ऐसे पूरा लिस्ट दिया है। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए, इवन एनिमल्स को भी खाने के लिए कुछ नहीं है, ह्यूमंस को भी खाने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या एनिमल बोल रहे हैं हम ह्यूमन को खाएंगे? लेकिन ह्यूमन बोल रहे हैं हम एनिमल को खाएंगे। हाँ, देखो सर ऐसा नहीं होता एक्चुअली, वो लोग वहाँ का लोग खाता है एनिमल्स, लेकिन इस तरह से वाइल्ड एनिमल्स को लोग इस तरह से कभी नहीं करते नॉर्मली। जैसे हम लोग यहाँ पर भी तो एनिमल खाया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चिकन मुर्गा बहुत सारा चीज हम लोग भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसका एक प्रोडक्शन होता है, एक फैक्ट्री में उसको प्रोडक्शन करके हम लोग खाते हैं, उसके लिए हम लोग वाइल्ड कॉन्सेप्ट को उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं करते, है ना। तो वो लोग वाइल्ड चीजों को करेगा, तो जो नेचुरली बिल्डअप वाला कॉन्सेप्ट है, वो करने से तो पूरा नेचुरल चीज ही बिगड़ जाएगा। और एक्चुअली ये प्रॉब्लम उनके वहां पर पहले से था, और इसलिए अभी सीवियर सिस्टम जो हुआ है। एक तो देखो प्रकृति कभी भी, नेचर कभी भी किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी ड्रॉट हो सकता है, ऐसे होता है बीच बीच में। इस बार गर्मी कितना पड़ा था, है ना। अगर मानो गर्मी वैसे ही रह जाता और साउथ साउथ वेस्ट मानसून जो हमारे यहाँ पर बारिश देता है वो अगर नहीं होता, क्या हालत होता। तो हो सकता है भाई, नेचर कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंसान को क्या होना चाहिए, अपना धर्म निभाना चाहिए, कंपैशनेट रहना चाहिए, सिचुएशंस अच्छा रखना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ठीक है, टॉप क्लास लाइफ जीना चाहिए। नेचर को कम से कम, नेचर को कंज्यूम करके, जैसे कुछ रिलीजियस कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कम से कम लो और ज्यादा दो। हम लोग सिर्फ ले रहे हैं, ले रहे हैं। अब जिस दिन पूरा वर्ल्ड में नामी लिया जैसा हालत होगा, उस दिन लोग बोलेगा हाय 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 हाय। कोलकाता में देखो ना, लोगों को कितना दिन से मैं बोल बोल के बोल रहा हूँ कि ये ममता दीदी को हटाओ, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बिगड़ रहा है। कुछ नहीं है, कितना दिन से मैं तुम 5 साल पुराना क्लास सुनो, वहां पर भी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या ममता दीदी को मैंने वोट नहीं दिया था? दिया था सर। सीपीएम का 34 साल का शासन से जाने के बाद मैंने वोट दे के लेके आया था, मैं भी पार्ट था। लेकिन जब पता चला कि भाई ये औरत से देश नहीं चला जा सकता, देखो अब ऐसा हो रहा है, अब लोग रास्ते में आ रहे हैं। तो क्यों रास्ते में आने का नौबत क्यों लेंगे? अब कोई बोलेगा सर इस प्रॉब्लम के साथ पॉलिटिक्स का क्या प्रॉब्लम है? सर पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम कोई कहीं नहीं है, ये प्रॉब्लम तो एक सोशल प्रॉब्लम है। लेकिन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सोशल चीजों को स्टेबल करते हैं। तो देखना बहुत सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं, मैं उनको श्रद्धा करता हूँ अपने काम के लिए, लेकिन वो लोग अभी डरता है। क्या डरता है? वो लोग ना कभी खुल के बोलता नहीं है। वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल नहीं है। अरे भाई पॉलिटिकल नहीं है ये बात आप कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो पॉलिटिकल नहीं है? पॉलिटिक्स ही तो सामाजिक व्यवस्था चलाता है। क्या पॉलिटिक्स समाज के बाहर है? और जो भी पॉलिटिक्स होता है क्या वो समाज के लिए नहीं है? प्लीज टेल मी, आप ही लोग बता दो, आप लोग तो कोई अनपढ़ गवार नहीं हो, कुछ तो समझ रखते हो। तो ये जो मैटर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल नहीं। क्यों पॉलिटिकल नहीं? खुल के बोलो ना कि पॉलिटिक्स फेलियर है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी करते हैं वही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब बीजेपी टीएमसी नहीं है। सोच ही गड़बड़ है हम लोग का। हम लोग पॉलिटिक्स बोलते ही कांग्रेस बीजेपी, टीएमसी बीजेपी, सीपीएम बीजेपी ऐसे सोचते हैं। नहीं, पॉलिटिक्स माने कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स माने पॉलिसी मेकर्स के द्वारा बना हुआ जो रूल्स रेगुलेशंस है, दैट इज द पॉलिटिक्स। तो करेंट गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ये गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाया है समाज का सुरक्षा के लिए? तो ये अगर नहीं बना पाए दैट मीन्स दे आर फेलियर, है ना। तो सिंपल बात तो पॉलिटिकली है। तो अगर ये नहीं कर पाया, जैसे सीपीएम के जमाने में सीपीएम फेलियर हुआ था, तभी ना दीदी को हम लोग प्यार से लाए थे। दीदी इज ऑल्सो फेलियर, तो किसी और को चांस देंगे। और क्या उपाय, तो और कुछ नहीं है। अगर वो भी फेलियर होंगे, उनको भी हटाएंगे। सिंपल। तो ये तो डेमोक्रेटिक राइट पब्लिक के हाथ में था, क्यों नहीं चेंज करता है? अब जब सब कुछ हाथ से बाहर चला जाता है, हाय 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 करता है। मेरा कहने का मतलब है, धर्म समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग कनेक्टेड है। तो संविधान एक्चुअली अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अपना राइट ड्यूटीज के बारे में डिटेल्स में पता चलता है। आपको सामाजिक सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप तुम ये सब किताबें पढ़ते हो, संविधान पढ़ते हो, तो देश के बारे में एक अच्छा आइडिया मिलता है। और तब जाके आपको ये सब्जेक्ट का मतलब समझ में आता है, और तभी जाके आप एग्जाम में भी उसका परफॉर्मेंस कर पाते हो। सिर्फ रट्टा लगा के कुछ नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट समझो कि क्यों है, किस लिए है, क्या है। चलो,
टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम। भारत में कितना मेन मेन लॉ चलता है देश को चलाने के लिए, समझा कर। सर एक लॉ है, इसका नाम है क्रिमिनल लॉ। एक लॉ है, इसका नाम है सिविल लॉ। ये सब कोई कनेक्टेड हो और स्क्रीन शेयर है ऑनलाइन में, प्लीज मुझे बताओ। यस सर। एक है क्रिमिनल लॉ, एक है सिविल लॉ, एक है कॉमन लॉ, और एक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा बहुत राजनीति वाला बात छेड़छाड़ करता हूँ, लेकिन जस्ट टू शो यू। और क्या है ना, सही टाइम पे, अभी आग गर्म है, मैं बोल रहा हूँ, आग ठंडा पड़ जाएगा बोलने से, बोलेगा ये जरूर बीजेपी करता है इसलिए एंटी टीएमसी बात कर। लेकिन अब देखो, जो टीएमसी करते हैं वो भी टीएमसी का नाम लेने से उसका जीभ लड़खड़ाता है। लेकिन मैं तो तब से बोल रहा हूँ, इवन आई थिंक ये बात खुला बोलता हूँ। आप लोग शायद जिस दिन से आए हो उसी दिन से सुन रहे हो। प्रमाण मिल गया, और मिलेगा। अगर फिर से ऐसे ही रखेंगे और मिलेगा, देखते जाओ बस। इतना मिलेगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। अरे दिखता है, हम लोगों को दिखता है, इनके अप्रोच से दिखता है, इनका रूल्स, इनका बोल, इनका कहने पे दिखता है, सब चीज से दिखता है, पॉलिसी पे दिखता है। आज इतना खराब दिन आ गया कि खुद को पश्चिम बंगाल का लोग बोलने से शर्म आता है। मैंने बाहर स्टेट में जाके अगर किसी को बोलते हैं ना कहाँ से हो भाई, मैं तो सोच लिया मैं कुछ और बोलूंगा, ऐसे मेरा हिंदी अच्छा है, मैं बोलूंगा ही नहीं मैं बंगाल से। सीरियस, मैं बोलूंगा ही नहीं। क्या पता वहीं पर उल्टा मेरे को पटक के मारना दे। हाँ? कुछ भी हो जाए भाई, बंगाली बोलने में शर्म आ रहा है। मैं बोलूंगा ही नहीं कि मेरा घर वेस्ट बंगाल है, एड्रेस ही नहीं दूंगा, कुछ और दे दूंगा। सोचता हूँ कि कहीं और जगह का आधार कार्ड बनाए। तुम सोचो ऐसे, मैंने क्या बोलेगा जिस, ये जो वी वांट जस्टिस बोल के हम लोग रास्ते पे निकल रहे हैं, ममता दीदी खुद वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं। अच्छा भाई, हम जस्टिस किससे मांगेंगे? हम लोग जस्टिस तो दीदी से मांगेंगे ना, वो तो सीएम है हम लोग का, वो रास्ते पे क्या कर रहे हैं? वो बोलता है वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, है ना? ये इसको बोलते हैं, इसीलिए सिंपल चीज है, ये एक नंबर का गुंडा है, गुंडा, और कुछ नहीं। मैं इसका बहुत पहले ना, बचपन में मेरे घर पे सब टीएमसी है। मेरे घर पे मेरा पापा माँ सब टीएमसी, फुल एकदम डाई। मेरा पापा बिजनेसमैन है, ठीक है। तो जहां पर भी दीदी कहीं पर भी कुछ प्रोग्राम में जाते हैं ना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, झाड़गा मिदनापुर या बांकुड़ा साइड में, उस साइड में हम लोगों का बिजनेस का काम चलता है। तो पापा जहां पर भी दीदी होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। मैं पापा को तो मत जाओ पापा, बेकार है। हाँ, तो एक दिन गुस्सा में मैंने पापा के साथ झगड़ा करके बोल दिया लेडी गुंडा है, मत करो। ये एक नंबर का। बोले क्या बोलता है तू? हाँ, ये बंगाल का बेटी है, हमारे देश का सबसे बेस्ट है, नेत्री है। हमें कुछ नहीं है, लेडी गुंडा है, तुम नहीं जानते, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मैंने सिर्फ हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहनने से ना किसी का ऐसे समझ में नहीं आता। वो तो उसका पॉलिसी, उसका बोली पे समझ में आ जाता है। अब लोग समझेगा नहीं, आप समझ रहे हैं, समझे ना? जब सीधा ना समझो तो घूम के समझ में आ जाएगा। अब हो रहा है सीरियसली, मेरे पापा के साथ मेरा झगड़ा है इस सब चीज में। पंखा करने जाता है दीदी को, सेवा करने जाता है, बिजनेसमैन है, अपना कुछ काम निकल जाएगा। क्या फालतू लोगों का वायलिंग करके कुछ नहीं। इसीलिए लोग करते हैं, फंडिंग मिलता है, टीम उसी को पैसा डालता है, पॉलिटिकल डोनेशन होता है ना, लीगल है, आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब पार्टी को पैसे देके क्या होगा? क्या करेगा? देखो ये कर रहा है। एक इतना बड़ा घटना घटा है, अभी तक जस्टिस नहीं है। हम लोग यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का बात करेंगे तभी बात उठा रहा हूँ। तब सारा का सारा प्रमाण को क्या कर दिया? सारा प्रमाण गायब कर दिया, कुछ भी नहीं है। ये है लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, एक छोटा सा चीज का भी, एक देश, एक छोटा सा चीज का भी अगर कहीं पर कुछ मैंने डेथ हो जाए, संगे से उस जगह को सील कर देना चाहिए। हाँ, ये तो एक इंसान है, ऊपर से एक डॉक्टर है, ऊपर से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में वो काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है। जगह सील करो, वहां का अथॉरिटी क्या कर रहा था? अथॉरिटी को पावर कौन देता है? पॉलिटिकल सिस्टम पावर देता है। क्या कर रहा था? हम लोग यहाँ पर पुलिस को विलेन बना रहे हैं। तो पुलिस को विलेन हम लोग बनाएंगे क्योंकि पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस को चला कौन रहा है? पुलिस क्या करेगा? सिस्टम जैसे पुलिस को चलाएगा, पुलिस ऐसा करेगा ना। पुलिस अपने आप में क्या है? वो तो सिस्टम का पार्ट है।
पुलिस बोलेगा भाई यहाँ पर बैठो तो सिस्टम बोलेगा यहाँ बैठो तो पुलिस वहां जाएगा। सिस्टम क्या जैसे चलाएगा वैसे ना, सिर्फ पुलिस को दोष देके क्या फायदा। समझा कर। चलो देखो, क्रिमिनल लॉ, ये देश में बेसिकली लॉ को क्यों बनाएगा, ताकि देश में क्रिमिनल एक्टिविटी कम हो जाए। ऐसे देश के ऊपर डिटेल्स में चैप्टर है ना, पढ़े तो होंगे, याद है तुमको, है ना। Criminal law is concerned with law pertaining to violations of rules of law or public wrongs and punishment of the same. Criminal law is governed under the Indian Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1973 CRPC. Recently और थोड़ा सा चेंज हो गया। The Indian Penal Code 1860 defines the crime, its nature and punishment, whereas the Criminal Procedure Code 1973 defines exhaustive procedure for executing the punishment of the crimes. Murder, rape, theft, fraud, cheating and assault. Assault माने किसी को चलो सिर्फ शूट आउट करना, माने मारना बेसिकली, है ना। And some examples of criminal offences under the law. इसका एक करंट लॉ है सर, एक अपडेटेड वर्जन है इसका। ये जो लॉ है ना, इसका एक अपडेटेड वर्जन अभी आया है, इसका नाम है, मैं यहाँ पर लिखूंगा सीआरपीसी, लेकिन सीआरपीसी ना चेंज हुआ है। सीआरपीसी को चेंज करके नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। शायद तुम लोगों को एग्जीक्यूटिव के 4 क्लास में मैंने पहले भी एक बार समझाया, मैं दिखाता हूँ आपको। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर, इसका चेंज होके 11 अगस्त 2023 को बिल रिप्लेस द सीआरपीसी विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नागरिक सुरक्षित नहीं है ना, नागरिक सुरक्षित नहीं है। चलो मैं अगर थोड़ा सा बंगाल के बाहर भी बात करूं, पूरे भारत बहुत बड़ा देश है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लगा रहता है। अब जब बात बंगाल का हो तो हम लोग क्योंकि यहाँ का लोकल्स है तो हम लोग यहाँ के बारे में ज्यादा बात कर लेते हैं, लेकिन पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेली बेसिस में होता रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर देश में एक प्रॉपर जुरिस्डिक्शन हो, देश में एक अगर प्रॉपर सिस्टम हो, है ना, लोग अगर एडुकेटेड हो, समझदार हो, तो फिर प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इतना आसान नहीं है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देश में एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो है। अभी हम लोग बात करें कितना क्राइम हो रहा है, आपको क्या पता, अनलिमिटेड क्राइम इसी मूवमेंट पे। तो एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होना जरूरी है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश नहीं होगा ना, किसी भी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तुम कितना भी कोशिश करो, पॉसिबल ही नहीं है। तुम क्या फाइनेंशियल डेवलपमेंट करोगे, वो होगा एक अपने हिसाब से होगा। जैसे देश बहुत बड़ा है, इसको डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट में बांट के हम लोग एक सेगमेंट बोलते हैं ग्रोथ हो रहा है। जैसे मैं ही देखो ना, मैं एक ही इंसान, अब आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्रिमिनल सिस्टम बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली मेरा मैक्सिमम क्लास फाइनेंस का चलता है। वहाँ पर हम लोग सिर्फ पैसे में बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करते हैं। देश में उस टाइम पे ऐसा लगता ही नहीं है कि देश में क्राइम बोल के कुछ चीज है बोल के, है ना। ये तो जूरिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स के नीड के लिए मैंने भी इसका मैंने खुद स्टडी करता हूँ और आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ऐसे मेरा ये कोर पेपर कभी था नहीं सर, ठीक है, लेकिन जरूरत के हिसाब से मैं देखा स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है तो मैं मतलब खुद भी पढ़े जाने, मेरा भी थोड़ा एक सुविधा हो जाता है, मेरे को भी देश के बारे में काफी डिटेल्स नॉलेज मिल जाता है। आप लोगों का तो सब्जेक्ट्स भी दिया है, और आजकल ये समय का मांग है। हम लोग के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए कभी ये सब चीज पढ़ने का मेरे को आदत नहीं था। लेकिन अभी आजकल है तो मेरे को भी अपडेट होना पड़ा, है ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समय के साथ साथ इंसान को अपडेट होना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग कभी नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ा सकते या नहीं बता सकते, ये बोलने से नहीं होगा। अपडेट खुद भी होना पड़ेगा, दूसरों को भी करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में अपडेशन इज मस्ट। लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हम लोग के टाइम पे हम लोग CA CMA लेवल में ये सब कभी नहीं पढ़ते, समझे सर। मैंने हम लोग के टाइम पे इतना फोकस नहीं। तो ऑन 11 अगस्त 2023 a bill replaced the CRPC with the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका नाम है BNSS। अभी यही चलता है, ये अभी पास हो गया है, अभी यही एक्टिव हो चुका है। ये CRPC का करंट यही है। जो लास्ट जो कोड चल रहा था उसका नाम था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर, अब उसको भारतीय नागरिक संहिता के नाम से नाम दे दिया। इसका डिटेल्स अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब CRPC का नॉलेज जिनको पता है, पहले पढ़ा है, उनको मैं डिटेल्स में पढ़ा है ना सर। और जिनको डिटेल्स में जाना है, नॉर्मली एग्जीक्यूटिव का कोर लेवल में डिटेल्स में है, इसका अलग से एक चैप्टर आता है, ठीक है, वहां पर मैं डिटेल्स में इसको
पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं ज्यादा अभी और नहीं कर। चलो, तो इतना समझ में आ गया सर कि मोटा मोटी पेनल कोड, सीआरपीसी एंड लेटेस्ट में भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सिंपल बात है, इसका एक ही पर्पस है, देश का नागरिक सुरक्षित रहे, ठीक है। लेकिन क्या सच में सुरक्षित सिर्फ एक लॉ बनाने से सुरक्षित हो जाएगा? सर लॉ बनाने से सुरक्षित होगा नहीं होगा वो बाद में बोलते हैं, लेकिन लॉ बनाने से एटलीस्ट सुरक्षा देने का एक सिस्टम तो पता चलेगा। पहले सिस्टम बनाओ फिर सिस्टम का पालन करो, दो चीजें। पहले सिस्टम बनाओ फिर सिस्टम का पालन करो, दोनों चीज एक साथ काम करेगा तो भी जाके होगा, अदरवाइज कैसे। फिर आ जाता है सर सिविल लॉ। क्या बोलते हैं इसको? सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस एंड डील्ड विद अंडर सिविल लॉ। सिविल कोड enforce the violations of certain rights and obligations through the institutions of a civil suit. Civil law primarily focus on dispute resolution rather than punishment. सिविल लॉ में ना पनिशमेंट के ऊपर मेन फोकस है। क्रिमिनल लॉ में क्राइम को कम करने के लिए सीधा पनिशमेंट है, जैसे ये रेप मर्डर वगैरह के केस में सीधा कैपिटल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इज देयर, ठीक है। अब देखो एक चीज फिर से कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अब क्या है ना, सिचुएशन ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई कंट्रोवर्सी करने का इच्छा नहीं है, जस्ट पॉइंट आ रहा है तो बोल रहा हूँ। जैसे ये रिसेंटली पश्चिम बंगाल में जो घटना घटा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग सब जानते हो। आरजी कौर में जो हुआ है उसके लिए ममता दीदी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी दिया है। चिट्ठी बोला है कि ये जो रेप जैसा घिनौना चीज के ऊपर फास्ट ट्रैक कुछ लॉ पास किया जाए, ठीक है, मैंने कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए और सब कुछ जल्दी जल्दी निपट जाना चाहिए। ये दीदी ने हमारे ऑनरेबल, ऑनरेबल है कि नहीं बट सीएम, ठीक है, वर्ड भी यूज नहीं करने को मन कर रहा है, हमारे सीएम ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी दिया कि फर्स्ट ट्रैक कुछ करो और लॉ में इमीडिएट बदलाव लाओ। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, मेरे मन में जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, और मेरे मन में क्यों, किसी भी लॉ जानने वाले या थोड़ा बहुत समझदार लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि मानो कि कोई किसी का ऐसे घिनौना काम करता है, ठीक है, इसके बाद तुम इसका सजा सुनाने के लिए जल्दी जल्दी एक फास्ट ट्रैक ऑर्डर सुना देते हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमारे देश में इतना ज्यादा पावरफुल कुछ गंदा लोग हैं कि किसी और को फंसा के अल्टीमेटली फर्स्ट ट्रैक प्रॉब्लम में सब सॉल्व कर देगा? जो करेंटली जो प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम को अगर फर्स्ट ट्रैक में करने का बात दिया जाए, अगर मानो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाए, ये तो किसी को भी दोषी समझा के उसके फैमिली को पैसा खिला के, ठीक है, पूरा केस कोई खत्म कर देगा। यही तो चाह रहा था, यही तो चाह रहा था, जल्दी जल्दी एक बंदे का फांसी हो जाए। फांसी हो जाता फिर लोग बोलते अभी फांसी तो हो चुका है, जो गलत किया है उसका तो सजा हो चुका है, अब क्या करें, अब इसको धीरे धीरे भूल जाओ। अंदर में और मैंने फिर से क्या होगा नहीं होगा, ये जो जड़ तक हम लोग अभी पहुंचने का कोशिश किए हैं कर रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं होता। इसका मतलब है कि फास्ट ट्रैक सिस्टम इज ओके, बट फास्ट ट्रैक सिस्टम को लागू करने के लिए सिचुएशंस भी तो ऐसा होना चाहिए। तो मैटर इज नॉट अबाउट फास्ट ट्रैक, मैटर इज अबाउट गलत लोगों को सजा मिलना चाहिए और सही लोगों को वहां से निकलना चाहिए, यही ना जस्टिस कहता है। तो फर्स्ट ट्रैक के नाम पे ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी को भी दोषी बना के अंदर डाल दो। इतना बड़ा हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड हुआ है, उसमें एक सिविक पुलिस या फिर जिनको बेसिकली फांसी देने के लिए लोग पागल कर रहा है, कुछ ना क्या सेम टाइटल है उसका, नहीं नहीं संदीप तो डॉक्टर है, संजय सेन, हाँ, ये बंदा दोषी हो सकता है, ठीक है, ऐसा जब सब बोलेगा सुप्रीम कोर्ट सब बोलेगा, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि ये बंदा इतने बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पर डॉक्टर्स जैसे इतने टॉप लेवल फैटर्निटी रहते हैं, उस एरिया में इसका एंट्री होता कैसे है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। अरे किसी को भी कुछ भी पता नहीं, अगर इसका एंट्री होता भी है, अगर इसमें यही बंदा गुनहगार है, यही बंदा अगर मेन कल्प्रिट है, तो फिर क्या वहां पर और कोई नहीं है, बाकी लोग नहीं है वहां पर? ये एक दलाल है। दलाल माने ये उस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट पार्टी को दलाली के कॉन्सेप्ट में मैंने किसका एंट्री होगा नहीं होगा, बेड एक्चुअली क्या है ना, हमारे देश में ना फैसिलिटीज का बहुत प्रॉब्लम है। ये दीदी यहाँ पर बहुत सारे, मैं दीदी का ही बात इसलिए करूंगी कि बंगाल का प्रॉब्लम है, ऐसे दूसरे स्टेट में भी प्रॉब्लम है ना, कि हॉस्पिटल्स में जितना लोगों का जरूरत है उसके हिसाब से बेड नहीं है। तुम अगर कभी आरती कर जाओगे, मैं बहुत बार गया सर आरती कर, तो वहाँ पर ना बेड नहीं मिलता, लोग नीचे ही सो जाते हैं। मैंने बिल, हाँ
ट्रॉली में स्ट्रेचर में ही सोया हुआ है, स्ट्रेचर से उतरने का भी जगह नहीं है, नीचे सो जाते हैं, मतलब नीचे इन द सेंस फ्लोर में सो जाते हैं, बिल्ली भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसा हालत है। तो ऐसे हालत में मानो किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो वो एक बेड मांगता है, ठीक है। जैसे मानो कोई गरीब फैमिली से है, वो एक बेड मांग रहा है, तो उसको बेड पाने के लिए भी ना वो अंदर में घुस देना पड़ता है। और ये जो संजय सेन है, मैंने कुछ जितना खबर मिला, ये संजय सेन वो सब घूस घास के चक्कर का एक मीडिएटर है, दलाल है। तो ये दलाल को उस जगह में एंट्री कैसे मिलता है? तो इसका मतलब ये संजय सेन हो सकता है कारपेट, बट इसके अंदर बहुत बड़ा एक चल रहा है, कुछ तो है, बहुत बड़ा एक गैंग है इसके पीछे। तो अगर ममता दीदी तो चाह रहा था संजय सेन को फांसी दी तो काम खत्म हो जाए, है ना, पब्लिक भी चुप हो जाएगा, आंदोलन भी और नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ी होता है अपने मर्जी से। अब तो अब फास्ट ट्रैक करने से तो फिर संजय सेन खत्म हो जाता, केस भी खत्म हो जाता, तो फिर ओरिजिनल दोषी का कभी पता ही नहीं चलता। आप समझ रहे हो मैं कहने का मतलब क्या है? जैसे अजमल कसाब, चलो एक दूसरे क्राइम पे जाते हैं। 2000 कब मुंबई अटक हुआ था, ताज होटल में अटक हुआ था, नहीं जानते तुम लोग? हाँ, अजमल कसाब पाकिस्तान का टेररिस्ट इंडिया में समुद्र के रास्ते में आया, फिर बॉम्बे का, जैसे हमारे हावड़ा स्टेशन है वैसे बॉम्बे का बिजिएस्ट स्टेशन, वीटी बोलते हैं उसको, विक्टोरियल टर्मिनस, 2011 का केस है, ठीक है। सीधा आया, ओपनली फायर किया स्टेन गन से, क्या बोलते हैं उसको, AK-47 से, ठीक है। ओपन फायर में 100 लोगों को मारा। सोचो कि हावड़ा स्टेशन में ऐसे काम चालू हो जाए, जैसे हावड़ा स्टेशन में कभी कोई करेगा नहीं, क्यों? हावड़ा जिस पश्चिम बंगाल सेफ स्पेस है आतंकवादी को घुसने का, इस जगह को रेस्ट रूम बना के बाकी भारत में अटैक करना है। क्योंकि अभी कोलकाता का जो डिटोरिएशन है, इसमें कोलकाता में अटैक करके दुनिया में अपना नाम फैला नहीं जा सकता। कोलकाता का जिस तरह का मैंने डिटोरिएशन, तो कोलकाता से रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट करेंगे, सेफ प्लेस बनाएंगे, यहाँ रहेंगे। लेकिन कोई हाथ उठा, मनो उसको पकड़ने जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। हाथ मत लगाना, सबके पास वैलिड आधार कार्ड है। एक मूवी बना है पश्चिम बंगाल में, एक बंगाल का ही एक डायरेक्टर ने बनाया, मूवी का नाम है द बंगाल डायरी। वो मूवी रिलीज नहीं होने देना चाहते हैं ममता दीदी, हाईकोर्ट में केस किया है, क्योंकि वहां पर बंगाल का जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो डेवलप हुआ है लास्ट 30-40 साल में, ये चीज को दिखाया गया है। 47 के बाद से किस तरह से बंगाल डिटोरिएट हुआ है, ये दिखाया जा रहा है। तो दीदी का कहना है कि ये मूवी हम रिलीज होने नहीं देंगे। हाईकोर्ट में केस किया, हाईकोर्ट बोलता है कि भाई रिलीज होगा कि नहीं होगा इसका काम तो सेंसर बोर्ड करेगा, आप कौन होते हो बोलने के लिए? सेंसर बोर्ड ने परमिशन दे दिया। ऐसे भी फ्रीडम ऑफ, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपना बात कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ सच्चाई को, अगर जैसे केरला स्टोरी आया था, कश्मीर फाइल्स आया था, तो वहां पर भी बंगाल डायरी भी ऐसे ही आ रहा है। ऑब्वियसली ऐसे बंगाली मुझे भी खराब लग रहा है, क्योंकि इसमें बंगाल का जो सिचुएशन है इसको खराब दिखाया जा रहा है। लेकिन ये दिखाया नहीं जा रहा है, ये है, ये तो है, ये तो दिख रहा है। जो बंगाली भद्रता के लिए जाना जाता था, जेंटलनेस के लिए जाना जाता था, इसका हालत खराब हो रहा है। अब सच को मानो ना, क्यों क्यों नहीं मानना चाहते? मानना पड़ेगा भाई, जब तक हम लोग अपनी गलती को नहीं मानेंगे, गलती सुधरेगा कैसे? हर पब्लिक को जागना चाहिए। अरिजीत सिंह ने कितना अच्छा गाना गाया, आर कौवे, सुना अरिजीत सिंह का न्यू गाना? हाँ, ये दिया है इस प्रॉब्लम में, आर कौवे, बहुत सुंदर गाना गाया। तो जो भी हो, पॉइंट इज दैट कि ये बंगाल डायरी को भी रिलीज नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारा मूवीज को, केरला स्टोरी को बैन कर दिया था पश्चिम बंगाल में, चलने नहीं दिया। अरे केरला का प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, तुमको क्या हो रहा है? केरला का प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, इनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों? जितना बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको यहाँ पर सस्ता में वोटर कार्ड मिल जाता है और इसके थ्रू से इनका वोट बैंक बनता है, ये जो आज भी हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं ना, बट बंगाल का कुछ नहीं हो सकता, क्यों जानते हो? क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स के पास पूरा वोटिंग राइट्स है। ये लोग अकेला ममता दीदी को जिता देगा। 30% लोग ऐसे हो जाएगा, 20-30%, बाकी 20% चमचा तो होता ही है, 50% वोट मिले, फिर से दीदी का राज। और क्या, डेमोक्रेटिक वे में बंगाल में और कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इतना खराब हालत है। एकमात्र उपाय है राष्ट्रपति शासन, मिलिट्री शासन। वो डिपेंड करता है कि दिल्ली क्या डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है।
मैंने एक्चुअली हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर में बहुत खोखला हो चुका है, खोखला हो चुका, खोखला समझते हो? तो पॉइंट इज दैट कि ये जो अजमल कसाब का मैंने नाम लिया, जो मुंबई में हुआ था 2011 में, अजमल कसाब को फांसी देने से पहले कम से कम 2 से 3 साल, उससे भी ज्यादा होगा, उसको रखना रखना पड़ा कस्टडी में, जेल में। और उसके पीछे करोड़ों का खर्चा हुआ है कसाब के पीछे। तो बहुत लोग क्वेश्चन कर रहा है कि भाई पता जब चल गया मार दो, पॉइंट समझे। लेकिन सरकार अपना पत्ता कटने के लिए, मैंने जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी को भी कसाब बना सकता है। इसलिए ट्रायल जरूरी है, इसको बोलते हैं सुनवाई या सुनानी। ठीक है, ये जरूरी है, ट्रायल के बिना कभी भी कोर्ट का प्रॉब्लम या लीगल सिचुएशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। माने जिसको हम कसाब बोल रहे हैं वो ओरिजिनल में कसाब, जैसे पुलिस के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि तुम प्रूव करो कि यही वो बंदा है। अब पुलिस तो अपना सक्सेस के लिए, ठीक है, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट जिसके घर में भी पुलिस हो, ठीक है, कि पुलिस क्या करेगा, उसको काम दिया गया भाई तुम्हारे थाने पे हुआ है, तुम क्या कर रहे थे, है ना, तुम्हारा थाना फेलियर है। तो पुलिस क्या कर सकता है, अपना एस्टेब्लिशमेंट के लिए या फिर अपना ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए किसी को भी कसाब बना के कोर्ट में पेश कर सकता है, कुछ पैसा खिला के किसी भी नशाड़ी गंजाड़ी को भी बोल सकता है भाई बन जाना कसाब, तेरे को अवार्ड मिलेगा। अब नशाड़ी को क्या पता, है ना। फिर कोर्ट पूछा तुम कसाब हो, हाँ मैं कसाब हूँ। क्या तुमने बॉम्बे में सबको मारा, ताज होटल में घुस के मारा, हाँ, मैंने मारा। जज भी डिसाइड कर रहा है भाई ये बंदा जो है कसाब है, पाकिस्तान से टेररिस्ट है, इनको फांसी का सजा सुनाता है। ओरिजिनल कसाब कौन है पता ही नहीं चला। इस तरह से काम थोड़ी करता है लॉ एंड ऑर्डर। प्योर सिस्टम होना चाहिए। इवन जो सजे जिसको गुनहगार बनाते हैं उनको भी लॉयर मिलता है, उन्हें भी बचाने के लिए उनका लॉयर भी काम करेगा। वो कोर्ट बार बार प्रूव करने का कोशिश करेगा कि तुम बताओ कि तुम गलत नहीं। जो गलत करते हैं उनको भी कोर्ट, कसाब को भी लॉयर मिला था, कसाब को भी लॉयर मिला था, कसाब को भी ये बोलने का हक था कि भाई मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं गलत, प्रूव करो। और इसी प्रूफ के चक्कर में जो इन मैंने एविडेंस जुगाड़ होगा, जो सिस्टम फॉलो होगा, उस सिस्टम से अल्टीमेटली कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, ओरिजिनल लोगों का सजा होगा और तभी जाके जस्टिस मिलेगा। तो फर्स्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं कि बस अपना पत्ता कट करने के लिए किसी को भी बिठा दो, मोहरा बना के खत्म कर दो केस। हमारे देश में केस बहुत चलता है, ये इंडिया में ही ऐसा होता है। इसका दो रीजन है, एक तो इतना भीड़ में है ना, एविडेंस छुपाना बहुत ईजी है, ये दुबई नहीं है ना, इतना बड़ा दुबई में दुबई से ज्यादा लोग भारत का लोग रहते हैं, मतलब जो ओरिजिनल दुबईयंस हैं उनसे ज्यादा भारत के लोग रहते हैं। ठीक है, तो भारत का प्रॉब्लम और दूसरे देश के प्रॉब्लम को मैच नहीं करना चाहिए। बहुत लोग देखना अभी फेसबुक ट्विटर में व्हाट्सएप में, ये इंडिया बोल के ऐसा हो रहा है, कमेंट में बहुत सारा चीजें लिखता है। अरे भाई भारत का कॉम्प्लेक्सिटीज तो समझो। ये जो भारत के हॉस्पिटल में जिस तरह से एविडेंस को लुपाट किया कि ये दूसरे बड़े कोई कम पॉपुलेशन वाला जगह होता कि इतना इजीली कर पाता, और कोलकाता जैसा भीड़ बोल के कारण इसलिए कर पाया। अगर भीड़ ना होता तो ऐसे एविडेंस को इतना इजीली नहीं कर पाता। भीड़ में यहाँ पर छुपना आसान है। समझ में आ रहा है सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट। क्रिमिनल लॉ का बात कर रहा था, और ये जो फर्स्ट ट्रैक सिस्टम का जो मुंता दीदी ने चिट्ठी लिखा, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो अपना बात कर सकता है, वो भी उनका फंडामेंटल राइट्स है, वो भी अपने सेंट्रल के साथ बात कर सकता है। बट मेरा कहने का मतलब है कि इस चक्कर में अल्टीमेटली जो ओरिजिनल वाला है वो ना बाहर चल जाए। तो मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन, एक्चुअली मैं भी क्वेश्चन ही अराइज कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ, आप लोगों को उसका एविडेंस भी बता रहा हूँ। सिविल लॉ, सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस आर डील्ड विद अंडर सिविल लॉ। सिविल लॉ में कोई पनिशमेंट का मैटर नहीं है। बेसिकली सिविल जो डिस्प्यूट्स होता है, ठीक है, वो डिस्प्यूट्स को ठीक करने का कोशिश करता है। सिविल डिस्प्यूट्स में ना नागरिक के बीच में, स्टेट्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, ये सब चीजों को ठीक करना है। जैसे कि ये देखो, इसके अंदर फैमिली लॉ भी आता है, प्रॉपर्टी लॉ भी आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट भी आता है। ये भी एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पढ़ाया जाता है। फैमिली लॉ इतना आप लोगों का है नहीं, प्रॉपर्टी लॉ हल्का फुल्का है बट ज्यादा डिटेल्स में नहीं है।
ना तो सीएस में थोड़ा सा ये सब लॉ का भरीकम है, लेकिन उसमें भी नहीं है। हाँ, किसमें थोड़ा बहुत है प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव लेवल में हल्का सा है, बट नॉट लाइक जैसे लॉयर्स लोग जैसे प्रॉपर्टी लॉ को पढ़ते इतना डिटेल्स नहीं, बट है प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ नहीं। बट इतना समझो कि सिविल लॉ के अंदर क्या आता है, फैमिली मैटर्स आता है, जैसे फैमिली डिस्प्यूट। समाज ये एक्चुअली एक एक टॉपिक में बहुत बात हो सकता है। फैमिली मैटर्स में क्या प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर्स में आप लोगों को ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें समाज के अंदर देखने को मिलेगा ना। पर एक हस्बैंड वाइफ का समस्या, ठीक है, माँ बाप के साथ बच्चे का समस्या, भाई भाई में समस्या, ये सभी मैटर है। प्रॉपर्टी तो है ही, प्रॉपर्टी तो एक कॉमन चीज हो गया आज के डेट। प्रॉपर्टी तो एक बहुत कॉमन चीज है, चार भाई है, ये बोलेगा मेरा ज्यादा, वो बोलेगा मेरा कम, वो मेरा मार लिया, ये मेरा दे दिया, वो मेरा ले लिया, ये तो चलता रहता है, ठीक है। फैमिली मतलब आज के डेट में फैमिली में भी डिस्प्यूट, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट, बीवी बच्चे में डिस्प्यूट, माँ बच्चे पे डिस्प्यूट, बने इतना प्रॉब्लम है। ये सब मैटर सिविल लॉ के अंदर आता है। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है सर? लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली छोटा मोटा गलती, बट कभी कभी ये छोटा गलती बहुत बड़ा गलती, इसलिए टॉट लेवल में अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए या फिर उस जड़ से सॉल्व कर दिया जाए तो आगे बड़ा प्रॉब्लम कम हो। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात उठा, पर्सनली मत लेना, एक्चुअली एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारे समाज में पहले ज्यादा था, अभी बहुत कम हुआ है, लड़कियों को छेड़ना, रास्ते से कोई जा रहा है उनके पोशाक को लेके एक बात करना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इफ्टीजिंग या टोंटिंग बोलते हैं ना। तो ये इफ्टीजिंग करना या टोंटिंग करना, जैसे मेरे को याद है मेरे लोकल टाउन के वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि शाम के टाइम पे स्पेशली इवनिंग में हम लोग सब दोस्त लोग क्या करते थे, खेलते थे, नॉर्मली होता है ना, लोग खेलेगा ग्राउंड पे, खेला जैसे खत्म होगा इसके बाद जैसे हम लोग थोड़ा बड़ा होने लगे, तो जैसे मानो 9, 10, 11, 12 होने लगे ना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा मर्द फीलिंग होता है, हम लोग मर्द हो रहा है, डोंट टेक इट स्लैंग, मर्द शब्द यूज किया जाता है उर्दू में। इसका मतलब होता है जब लड़का बड़ा होता है 18+ हो जाता है, ठीक है, मर्दाना वर्ड आता है ना, वहां से आता है, तो उनको थोड़ा बड़ा होने लगता है, घर जाने का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हम लोगों के घर पे रूल था कि 6, 6:30 के अंदर घर आ जाओ, शाम का अगर धूप सूरज ढल गया 5-10 मिनट देखा जा सकता है, बट इससे ज्यादा तुम घर के बाहर नहीं रह सकते। बट कुछ फैमिलीज के रूल्स रेगुलेशन ऐसा टाइट नहीं था, उनका बच्चा लोग खेला खत्म हो गया, अब घर जाओ ना अपना अपना, नहीं, वो रोड साइड में एक जगह में सब कोई खड़ा रहेगा, खड़ा रह के साइकिल में बैठेगा, उसमें से 2-4 लोग बाइक में बैठेगा, फिर ऐसे रैंडम बातचीत होगा, उसमें कुछ अच्छा बात भी होता है, लेकिन मानो उसी टाइम पे रास्ते से अगर कोई लड़की जा रहा है तो सब कोई मिलकर उसको ताकेगा, ठीक है, किसका घर का है क्या है नहीं है, फिर 2-4 ड्रेस से कमेंट होगा, फिर उसी में से कोई थोड़ा सा इतना मर्दाना दिखाएगा कि उसको कुछ कमेंट करके अपने उस पूरा समाज, अपने दोस्त समाज के अंदर हीरो बनेगा, ठीक है। तो मैं एक दिन खत्म हुआ, फिर घर जा रहा हूँ, फिर बोलते हैं भाई तुम क्या है रे, 2 मिनट हम लोग के साथ टाइम नहीं देता है, जैसे होना होता है लोग। तो मैं बोलता हूँ कि भाई देख, मैं खड़ा रहूंगा बट अभी तो अच्छा बात तो तुम लोग 2 मिनट करेगा, फिर तुम लोग गंदा चीज में जाएगा, ठीक है, और फिर तुम लोग कुछ कारनामा करेगा, मुझे वो सब में भाई तू बहुत भद्रो है तू एकदम, ठीक है। बोले बात भद्रता का नहीं है, तुम लोग करते क्या हो, बंद करो एक दिन। तो मैं उन दोस्त लोगों को अच्छे से बोला, उसमें से कुछ जूनियर है, कुछ सीनियर्स है, कुछ मेरे ही एज के हैं, मिला जुला के, जैसे होता है ना 2-3 साल छोटा बड़ा चलता है ऐसा। एक दिन क्या हुआ तुम बिलीव नहीं करोगे, अचानक से मेरे को खबर मिला घर से, तब मैं कोलकाता आ गया, ठीक है, तो मेरे को घर से फोन किया इसी तरह दोस्त लोग सबको पुलिस उठा के ले गया। मैं माँ को बोल रहा हूँ, मामा बोल रहे क्यों, ये लोग क्या किया, हाँ मैं बोली ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, हो गया ना, सब मेरे को सब आता है समझ, अरे आज नहीं तो कल ये लोग कुछ बड़ा गलती करेगा, फिर किसी ना घर का लोग तो होगा जो प्रोटेस्ट करेगा, हर कोई थोड़ी ना सहन करेगा। तो ऐसे ही किसी ने जाके प्रोटेस्ट किया कि मेरी लड़की को ऐसे किया है, पूरा का पूरा गैंग, उसके बाद उस एरिया में पूरा रूल लगा कि शाम के बाद एक जगह में 5-10 लड़का लोग अगर कहीं पर भी खड़ा रहेगा, पुलिस सीधा जाके उनको उठा ले, सिंपल, रूल्स लागू हो गया। अब बोलो, सीधी सीधी जिंदगी अच्छा नहीं लगा किसी, खेलने के टाइम पे खेलो, घर आ जाओ पढ़ो, नहीं, क्या एज है तुम्हारा, तुम मर्दाना दिखा रहे हो, अरे मर्दाना है ही क्या इसमें, फालतू हैबिट्स है और कुछ नहीं।
ये सब चीजें सीख कब होगा समाज में? तभी तो समाज बिगाड़ते हैं। और ये सब चर्चा, ऐसा चर्चा है ना, ये सब चर्चा ना अल्टीमेटली सोसाइटी को क्या करता है, दिन ब दिन तुम्हारे मन में गंदा चीज का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ाता है। और उसी में से एक बंदा आगे जाके ऐसा कारनामा करता है पूरा समाज को बदनाम। इसलिए मैं ये सब चीजों के अगेंस्ट में हमेशा उन लोगों को बात करता था। ऐसा नहीं कि वो लोग जब गंदा बात करता था मैं एकदम मतलब धुआ था, ऐसा नहीं है। मैं भी एज ए फ्रेंड दो चार गंदा बात में मैं भी शामिल होता था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब लिमिट क्रॉस करता है ना, तो वो बात होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना घर का, किसी ना किसी घर का बेटी है, किसी किसी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक बंदा अपने दीदी को ही बोल दिया, फिर पता चला कि उसका दीदी जा रहा है। हम लोग अब है और क्या, मैंने लिमिट क्रॉस करते करते ऐसा हालत होता है। अब ये सब चीज जब तक समाज से नहीं जाएगा, इसलिए ना मैं जब ये सब चीजें देखता हूँ, मैं बिल्कुल भी बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं सोचता कि क्या हो, ये तो होना ही है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने समाज का ये सब स्तर को जिया हूँ, इसलिए मुझे समझ में आ जाता है। ऐसे लड़का लोगों के साथ भी मैंने मैंने जिंदगी को टाइम बिताया है। तो लड़का लोग क्या कर सकता है या कितना तक जा सकता है, उसका जड़ क्या है, आई अंडरस्टैंड। तो टॉट का समझ लो, ठीक है। ऐसे तो ये जो टॉट है, ये एक बेसिक, आपको बोलेगा एक नॉर्मल इफ्टीजिंग इतना क्या है, अरे सर वही इफ्टीजिंग ही तो जड़ बन रहा है ना, फिर आगे जाके वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो शुरू में ये सब चीजों को लॉ ऑफ टॉट के अंदर रखता है। ऐसे इसके अलावा और भी चीजें हैं टॉट के अंदर। जैसे मानो ऐसे इवन फिर से मर्दाना कैसे मर्दाना, जैसे मानो रास्ते में कहीं पर, मैं आपको बताता हूँ, तुम मानो किसी के घर के सामने बाइक रख दी, ठीक है। वो आके तुमको ऐसे नहीं बोले कि भाई बाइक हटाओ, ठीक है, "ए, तुमको दिखता नहीं है मेरा घर का गेट है, बाइक।" अरे भाई रास्ते में रोक रख दिया, तुम बोलो दादा मेरा घर का गेट है, तुम थोड़ा साइड में। नहीं मैं क्या रोज जिसको बोलूंगा, अरे भाई होता है रोड साइड पे घर होने से प्रॉब्लम होगा, ठीक है, सिंपल बोलो, तुम जाके मार देगा उसको। फिर वो एक दिन मारा, फिर उस दिन वो वीक था, फिर एक दिन चार बंदा लेके आया, फिर किसी और जगह में उसको मारा। बस यही तो होता रहता है। टॉट देख लेगा उसको। अब इंसान को समझदार होना पड़ेगा, इंसान को समझदार होना पड़ेगा, ऐसा नहीं। मेरे रिलेटिव्स में एक जन था, घर के सामने कोई अगर गाड़ी वाड़ी लगाया है ना, वो जाके सबका टायर पंक्चर कर देता। तो मैं एक दिन बोला देखो आपका ये जो टायर पंक्चर वाला जो थ्योरी है ना, एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। आज कुछ नहीं होगा, आज आपको बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन एक दिन बहुत भारी पड़ेगा, आपको बिलीव नहीं होगा किस दिन आपके साथ इसका मैंने उल्टा होगा ना, आप सहन नहीं कर पाओगे, मत क्या करो। जरूरत पड़ने से आप अपने घर के सामने कुछ करो, कुछ रख दो, मैं समझ सकता हूँ आपका प्रॉब्लम, लेकिन अब ये लोगों का टायर पंक्चर मत क्या करो। बाइक का पंक्चर खोल देता था, साइकिल का तो नॉर्मल है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में बोले, ट्रेन में जाते जाते सीट में बैठने को लेके, है ना, इंसान थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, ठीक है, दादा साइड साइड, है ना। अब मानो कि किसी ने साइड दिया नहीं, गोदी में बैठ जाता है, क्या हो जाएगा 2 मिनट में, तो स्टेशन तुम थोड़ा सा खड़ा रहेगा, क्या हो जाएगा। अच्छा लड़का लोगों को भी थोड़ा समझदारी होना चाहिए कि अगर लेडीज है तो थोड़ा जगह दे देते हैं, क्योंकि लेडीज को थोड़ा सा खड़ा रहने में बहुत केस में सिचुएशंस दिक्कत करता है, दे दो। साथ में बच्चा है, थोड़ा जगह दे दो, बेसिक चीज है ना। एजेड बंदा है कोई, चाहे लड़का हो या लड़की, बैठने दो उनको, बेसिक चीज है। नहीं हाँ हमको मिला है, हमको नहीं, एज पर से, है ना, एज पर से। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहने से चीजें बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन हम लोग सिंपल करेंगे नहीं, फिर उसी चीज को लेके इतना ज्यादा भयंकर कांड होगा कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि वो छोटा सा चीज क्या भयंकर रूप ले लेता है। लेकिन इस चीज के लिए पनिशमेंट नहीं है, सिविल डिस्प्यूट को सही करने का प्रोसीडियर, समझ में आ रहा है। लेकिन सिविल डिस्प्यूट अगर बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, तो वही आगे जाके क्राइम में बदल जाता है। कॉमन लॉ, ये देखो सम एग्जांपल्स ऑफ सिविल ऑफेंसेस, और भी दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, आज इवनिंग में ही क्लास है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब फ्लिपकार्ट वाले आपको पैसा लिया है पर टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं मानो, ठीक है,
नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ये बहुत फेमस केस है आप लोगों के लिए। चीजें खरीदने के लिए मैंने क्रेडिट में सामान तो ले लिया पर पैसा नहीं दे रहा है ना, तो उसका क्या करें, ये भी प्रॉब्लम है। टू लेंडर और सेलर डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने का वादा करके तोड़ देना। डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड बोल रहे कि भाई हमको टाइम पे भाड़ा दो, ये भाड़ा नहीं देता, या फिर उल्टा है कि टेनेंट को बिना कोई नोटिस से लैंडलॉर्ड बोल रहे घर से निकलो। दोनों पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीजें आ जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट के बीच में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि टॉर्ट भी है इसमें, फैमिली लॉ है इसमें, प्रॉपर्टी लॉ इसमें, सिविल प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाता है। इसको प्यार से कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, इसका भी एक न्यू चीज आ जाता है। ठीक है, चलो अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं। Common law. Judicial precedent of case law is common law. A judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India under Article 141. इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है, ये सभी चीजें एक जुरिस्डिक्शन के ऊपर लागू। Judicial precedent of a case law is common law. Judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India under Article 141. सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा भारत के अंदर वो पूरे भारत में लागू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं सर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर का काम करने का आसान चीज नहीं। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, ये क्या होता है? The stare decisis is the principle supporting common law. It is the Latin phrase that means to stand by that which is decided. To stand by that which is decided. याद रखना stare decisis, ये सब लैटिन वर्ड आपको बीच बीच में आएगा और आपको याद रखना। बिजनेस लॉ में भी आता है, यहाँ पर भी आता है। सर क्यों आता है? सिंपल है, अंग्रेजों ने अपना भाषा का उधार लिया है रोमन से, और रोमन भाषा को ही लैटिन भाषा बोलता है। सिंपल है, ठीक है। जैसे हमारा भाषा उधार लिया हुआ है संस्कृत से, ठीक है, हम बंगाली बोले, हिंदी बोले, उड़िया बोले, असमीज बोले, सब भाषा का उधार क्या है? संस्कृत। तो हमारे सभी भाषा में संस्कृत का सब लोन वर्ड फ्रॉम संस्कृत। सिमिलरली इंग्लिश वर्ड जो है ये भी रोमन से लोन वर्ड, इसलिए बीच बीच में ये लोग रोमन वर्ड को यूज करता है, नथिंग होता है। क्या समझे? ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जानबूझ के जबरदस्ती स्टेयर डिसाइसिस, इंग्लिश ही याद नहीं होता ऊपर से ला दी, है ना। मैंने एक तो काट गया, ऊपर से उसमें नमक छिड़काओ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जो है वो। तो स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या बन चुका है, ठीक है, तो बने, आवाज मत करो। सर क्यों? सर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना कोई भी डिसीजन जबरदस्ती चढ़ा नहीं देता है, उसके ऊपर बेस करके प्रमाण, उसके ऊपर बेस करके दोनों पक्ष का सुनना, हर चीज का डिसीजन होता है, तब जाके। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मन मर्जी कर रहा है, नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कुछ दिन पहले कि पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने एक बिल लाया था, उस बिल के तहत पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिलता था, ठीक है, अननोन नेम से, ठीक है, उसमें सभी पार्टी को पैसा मिलता था। सुप्रीम कोर्ट बोला भाई इसका फायदा सभी पार्टी को मिल रहा है, बट ये अच्छा नहीं, ये सही नहीं है। तो बीजेपी बोला कि इसमें सबसे ज्यादा लॉस बीजेपी को हुआ, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, ठीक है। तो टीएमसी सेकंड हाईएस्ट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। तो कर दिया तो कर दिया, कुछ अच्छा सोचा होगा तब कर दिया। इसके ऊपर सुनवाई हुआ है, कोर्ट में लड़ाई चला है, प्रूफ चला है, लॉ चला है, सब कुछ। आवाज मत करवा, माने हो जो अगर कुछ भी करना है तो सुप्रीम कोर्ट में रिफाइल करो, फालतू में लोगों के साथ में झगड़ा झाटी ना करो। बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला हो। अपने देश में रहना है, संविधान पे भरोसा रखना है, संविधान न्याय पालन करने का कोशिश करता है, समझ रहे सर। लेकिन कुछ लोगों का मानना है नहीं नहीं संविधान हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर क्या, एक ही उपाय है, फिर देश भागो, देश छोड़ो के भागो, चाहे कोई भी, अगर कोई दूसरा देश तुम्हें लेता है। स्टेयर डिसाइसिस, ठीक है, स्टेयर डिसाइसिस reinforce the obligation of court to follow the same principle or judgment established by previous decision while ruling a case where the facts are similar or on all four legs with the earlier decisions. That means जो भी पहले हुआ है उस चीज के ऊपर बेस करके अगर कोई नया डिसीजन लिया जा रहा है तो उसे भी फॉलो करना पड़ता है। मैंने पहले सिमिलर पॉइंट पे डिसीजन लिया गया था, उसी पॉइंट पे बाद में भी डिसीजन
दिया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये क्या चीज है सर? द नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल डीड्स, ये एक्चुअली आया है अगेन लैटिन वर्ड जस्ट नेचुरल, जस्ट नेचुरल with certain fundamental principles of justice going beyond written law. Justice going beyond written law. Nemo judex in causa sua. Nemo judex in causa sua. Causa sua. Literally meaning no one should be made a judge in his own case. सिंपल बात है, मैं खुद को कैसे जजमेंट करूंगा? अपना बुराई तो किसी को दिखता नहीं है सर, खुद का बुराई दिखता है। हम इधर बोल रहा हूँ तू ही खराब, नहीं तो तू नीचे के खराब बोल भी की बोल भी ना सर। ऐसे सिंपल एक पूछते हैं, क्या रे घर पे पढ़ाई कर रहा है? नहीं कर रहा है फिर भी बोलेगा हाँ। समझ रहे सर? इंसान अपने आप को गड़बड़ या गलत नहीं बोलते, इंसान का कॉन्सेप्ट बेसिक रूल्स है। ऐसा लोग आपको मैंने अगर मिल जाए कहीं तो उनका प्लीज पुतला बना के रख देना, जो अपना गलती मान जाए इजीली। इजीली मैंने एटलीस्ट मौका दो, इजीली तो कोई नहीं मानेगा, ये बेसिक नेचर है इंसान का। तो कॉन्सेप्ट है नेमो जुडिस इन कॉजा नोसा, sorry causes one literally no one should be made judge in his own case and it's a rule against prejudice. Audi alterum partem, Audi alterum partem, that means hear the other party or give the other party a fair hearing. कसाब का केस इसीलिए तो बोल रहा, कसाब का केस, संजय सेन का केस जो करेंटली अदर पार्टी का केस, उनको भी पूरा मौका दो, हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। सब दोषी बोल रहे बोल के वो दोषी है, ऐसा नहीं होता, उनको भी फेयर चांस। सर ये कैसे है? सर जैसे भारत में होता है, बाकी देश का पता नहीं, भारत में ऐसा होता है सर, इसलिए तो यहाँ पर जस्टिस डिले हो जाते हैं। हाँ वो भी एक प्रॉब्लम है, जस्टिस डिलेड होता है, जैसे बोलते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई, शायद हम लोग देना नहीं चाहते जस्टिस इसलिए डिले कर रहे हैं ऑब्वियसली। लेकिन फेयर हियरिंग भी होना चाहिए, मैं आपको कारण बताया उसका, बताया ना कि क्या रीजन है क्यों फेयर हियरिंग होना चाहिए। And reasoned decisions are the rules of natural justice. A judgment can override or alter a common law, but it cannot override the change in the statute. जजमेंट जब कोई कोर्ट देता है तो वो कॉमन लॉ को ओवरराइड कर सकता है, मैंने साधारण लॉ जो बोलता है उसके ऊपर जाके वो अपना जजमेंट दे सकता है, लेकिन ये मेन संविधान का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज नहीं कर सकता, कैनॉट ओवरराइड और चेंज दी स्टैट्यूट। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो आपको दो चीज देता है, खुद का जज नहीं बन सकते, दूसरे पार्टी को फेयर हियरिंग देना चाहिए। ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और जो लॉ है वो ओवरराइड कर सकता है कॉमन लॉ को, बट स्टैट्यूट के ऊपर जाके बात, स्टैट्यूट माने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन लॉ लिखा है उसके ऊपर जाके बात नहीं कर सकता। अगर चेंज करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बदलना इतना आसान नहीं है। जैसे बाद में কথার কথা এরকম হয় না कि কথায় কথায় कॉन्स्टिट्यूशन बदलो, दैट इज नॉट इजीली पॉसिबल। उसके लिए पार्लियामेंट में ऐसे तो मौका है, अगर मानो जैसे बीजेपी का जो सिचुएशन था लास्ट बार, इस बार तो बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है ना, इस बार तो नीतीश कुमार के साथ और ये अपना आंध्र प्रदेश का जो सीएम है दोनों मिलके बनाया, ये अगर पूरी वोट ना देता तो शायद बीजेपी का इस बार, ऐसे बीजेपी हाईएस्ट वोट मिला था उसको, लेकिन कहने का मतलब था कि इनका सपोर्ट के बिना ये बहुमत नहीं मिल रहा था, इसको मेजोरिटी नहीं मिल रहा था, तो सरकार बनाना मुश्किल हो रहा था। तो लास्ट बार क्या था कि बीजेपी का दोनों सदन में, मैंने हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस है, ये भी आप लोग आगे आगे पढ़ा होगा, अपर हाउस लोअर हाउस, दोनों हाउस में बीजेपी मेन था। तो मेन पार्टी होने के कारण क्या होता है, आप संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर ये तो बहुत खराब बात है, सर खराब या अच्छा का पता नहीं, बट डिपेंड करता है कि अगर राजा अच्छा हो या नेता अच्छा हो तो संविधान भी अगर बदलेगा तो अच्छे के लिए बदलेगा। सर क्या आप संविधान बदलने के साइड में हो? अगर वो ह्यूमैनिटीज के कॉज में हो तो आई एम ओके विद इट, लेकिन अगर वो ह्यूमैनिटीज के कॉज में नहीं है तो फिर आई एम नॉट ओके।
लेकिन सर ऐसे तो हर कोई बोलेगा कि ये ह्यूमैनिटीज है, वो ह्यूमैनिटीज है। ह्यूमैनिटीज क्या है, इसका क्या प्रमाण है, पता नहीं। इसको लेके फिर कंट्रोवर्सी होगी। मैंने मेरे एंगल से जो ह्यूमैनिटी है, दूसरे के एंगल से ह्यूमैनिटी ना भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज ह्यूमैनिटी, क्रुएल्टी इज क्रुएल्टी, है ना। जैसे नामीबिया में मैं आपको क्या बोला, 750 जानवर को, वाइल्ड एनिमल को मारने का बात किया, क्रुएल्टी है। जानवर थोड़ी बोल रहा है क्या हम ह्यूमन को खाएंगे, नहीं बोल रहा। सर क्या होगा फिर, नामीबिया में क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से इन लोगों को बोलना चाहिए भाई वाइल्ड एनिमल मत मारो, उल्टा हम लोग खाना दे रहा है सबको मिल बांट के, और आप सर्वाइवल करो, सिंपल। हाँ, नहीं उधर टाइगर कम रहता है, इसीलिए 750 एनिमल से कम एक्चुअली क्या वो लोग क्या करेंगे, उसको मीट को प्रोसेस करते, प्रोसेस करके फिर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन रहता है, तो धीरे धीरे वो लोग ऐसे वो लोग खाता है, ठीक है। हमने उस तरह से वो बेसिकली एक सर्टेन पीरियड के लिए अपना जिंदगी बचाने का कोशिश करे, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से वाइल्ड को खत्म करेगा, इकोसिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा एकदम। मुझे सुन के बहुत खराब लगा। उल्टा हम लोग देते हैं ना सब कोई मिलके, दुनिया में 210 कंट्री हैं, एक नामीबिया में प्रॉब्लम है, 200 देश मिलके हेल्प करेगा, उसका भी 4-5 साल का खाना निकल जाएगा, फिर एक ना एक दिन तो बारिश आ ही जाएगा। अच्छा, एनफोर्सिंग द लॉ। अच्छा, ये जो लॉ होता है, ये लॉ पास कौन करता है? आफ्टर लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट इट हैज टू बी एनफोर्स्ड। अभी आपको मैं बोला पार्लियामेंट का कि लॉ पास करते हैं पार्लियामेंट में, है ना। पार्लियामेंट माने अपर हाउस लोअर हाउस मिला के, तो जब दोनों हाउस में कोई भी पर्टिकुलर, पहले बिल पास, बिल होता है, बिल माने क्या होगा नहीं होगा उसको बिल बोलते हैं। फिर बिल को एक्ट में पास किया जाता है। एक्ट के पास करने के लिए क्या होता है, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में अप्रूवल होता है। अप्रूवल होने के बाद उसको प्रेसिडेंट का क्या बोलते हैं, उसको प्रेसिडेंट उस पर हाँ ना बोलता है, अगर हाँ है तो फिर वो एक्ट में बदल जाता है। So after law is passed in parliament, it has to be enforced. Somebody should monitor whether the law is being followed. कुछ किसी ना किसी अथॉरिटी को बनाया जाएगा कि देखा जाएगा कि भाई जो लॉ बनाया गया वो लॉ पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी एनफोर्सिंग अथॉरिटी। ठीक है, जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ना, इनका जिम्मा होता है। स्टेट के केस में सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि वो लॉ एस्टेब्लिश होगा कि नहीं होगा, उसको पूरा पूरी दायित्व के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको पालन करना। फॉर दिस पर्पस government functions are distributed to various ministries. Some of the popular ministries are Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice and so on. इतना सारा मिनिस्ट्री होता है। इस मिनिस्ट्री में एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इसके साथ साथ इस मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होता है, ठीक है। जैसे कि करंट इसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, क्या बोलते हैं इसको, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे हम लोगों का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों चीज में हम लोगों को हमेशा हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है। हमारे ऊपर माने वी दी CA CSEMF फ्रैटर्निटी, हम लोग जो स्टूडेंट्स एंड फ्रैटर्निटी जो होते हैं, हम लोग को इम्पैक्ट ज्यादा करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बाकी भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जैसे कि हमारे देश में होम अफेयर्स का काम कौन संभालते हैं, जानते हो, हु इज होम मिनिस्टर इन आवर कंट्री? अमित शाह, ठीक है, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, होम मिनिस्टर की बहुत काम है सर। ये जो जब भी हमारे देश में किसी भी स्टेट में कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज स्टेट वाइज जो प्रॉब्लम होता है, जैसे अभी बंगाल में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम में तुमको क्या लगता है ममता दीदी सब कुछ है? ना 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 ना, गलत सोच। अगर कभी, क्योंकि देखो बंगाल एक कंप्लीट स्टेट है, ये कंप्लीट स्टेट का मतलब है कि ये अपना पेट भर सकता है, सिंपल बात। इसको सेंट्रल के हेल्प के बिना भी बंगाल चल सकता है। बंगाल अपने आप में एक बहुत ही पुराना और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इकोनॉमी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे स्टेट के अंदर, क्योंकि यहाँ का लोगों का जो कल्चरल बिलीव्स एंड एवरीथिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे हालत में किसी का बिलीफ सिस्टम को नॉर्मली हिलाने का कोई कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टीमेटली जो होगा उसका उल्टा पड़ सकता है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे स्टेट में गवर्नमेंट जल्दी ऐसा चाहता नहीं है कि सेंट्रल रूल लागू कर,
गवर्नमेंट पूरा कोशिश करेगा कि यहाँ पर नॉर्मल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये रहे, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसे बॉर्डर इशू तो ऐसा कुछ है नहीं कश्मीर के जैसा, है ना। बेसिक प्रॉब्लम है कि भी सामाजिक व्यवस्था खराब हो। तो ऑब्वियसली अगर, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर के इशू बना के और भी बहुत सारा इशू करके लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर दीदी का सिचुएशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी होम मिनिस्ट्री का, अमित शाह इस चीज को देख रहे हैं। अगर उनको किसी भी टाइम पे लगा कि बंगाल का सिचुएशन हाथ से बाहर है, तो सीधा सीधा अमित शाह कोशिश करेगा। जैसे रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हुआ है, कश्मीर में प्रॉब्लम हुआ है ना। तो जब भी ऐसा होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री पूरा का पूरा इस प्रॉब्लम में आएगा। उसका एक ही ऑब्जेक्ट है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है इसमें, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है देश का इंटीग्रिटी नहीं टूटे। ऐसा कभी प्रॉब्लम ना हो कि इंडिया टूट रहा है, इंडिया एक है ना। तो इंडिया को अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट अपने फायदे के लिए देश को बांट रहा है, समाज को बांट रहा है, ठीक है, जस्ट टू मैनिपुलेट देयर ओन बेनिफिट, अगर ऐसे सिचुएशंस होगा, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखलदारी कर सकती। ये राइट है सेंट्रल का, बुझते बच्चे, ये राइट है सेंट्रल का। तो अब सिचुएशन वाइज है। अब कोई बोलेगा सर क्या बंगाल में जो प्रॉब्लम हुई एनफ नहीं है? सर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो एनफ नहीं है शायद, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है तभी हम लोग बात कर। जैसे कश्मीर का इशू प्रॉब्लम बहुत दिनों से चले आ रहा था, अब देखो फिर से कश्मीर में वोट होने वाला है। मैंने कश्मीर को भी एक कंप्लीट स्टेट की तरह ही चलने का इच्छा है। गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि हर जगह को सेंट्रली कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सेंट्रल का काम है देश को सुरक्षा देना, स्टेट को नहीं। अरे आप लोग मेरा बात का उल्टा मतलब ना निकाले। मेरा कहने का मतलब है कि एक देश अच्छे से चले ये सेंट्रल का काम, स्टेट अच्छे से चलाने के लिए स्टेट कैबिनेट होता है। तो स्टेट की सिंपल बात है, तुम्हारा घर कैसे चलेगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि तुम्हारा घर वाला डिसाइड करेगा? अगर तुम क्या खाओगे ये ममता दीदी डिसाइड करे तो अच्छा लगेगा? तुम क्या क्या पहनोगे, कैसे जियोगे, है ना, तुम्हारा जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ये सरकार डिसाइड करेगा तो अच्छा लगेगा? चाइना में ऐसे होता है, ऐसे है, नॉर्थ कोरिया में होता है। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा कहने का मतलब है कि ये आजादी तो होना चाहिए ना कि स्टेट के अंदर एक अपना सिस्टम हो, सेंट्रल बस देश को सुरक्षा प्रदान करे, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल का। लेकिन जब प्रॉब्लम होगा कि स्टेट के अंदर प्रॉब्लम के कारण देश का ओवरऑल ऑब्जेक्टिविटी खराब हो रहा है, तो ऑन दैट मोमेंट सेंट्रल को उसमें दखलदारी देना पड़ता है। नॉर्मली सेंट्रल इसके अंदर आने का कोशिश नहीं करता है। समझ में आ रहा है? The government of India exercises executive authority through a number of government ministers or departments of state. Ministry is composed of employed officials known as civil servants. वही ये बोल रहा था मैं, IPS, IAS etc. है ना। स्टेट के केस में हम लोग उसको बोलते हैं स्टेट सिविल सर्विस एजेंट, जैसे कि वेस्ट बंगाल में बोलते हैं WBCS, बिहार में बोलते हैं बिहार सिविल सर्विस, ऐसे करके बोलते हैं। समझ रहे, हर स्टेट का अपना भी सिविल सर्विस एजेंट होता है। पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू ए मिनिस्टर, most major ministries are headed by cabinet ministers who seats the union councils of ministers and is typically supported by a team of junior ministers called minister of states. याद रखना कि मिनिस्ट्री कैसे हैंडल होता है, समझ में आ रहा है ना, पढ़िएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसे करंटली इनकम टैक्स का सारा अथॉरिटी किसके हाथ में है? निर्मला सीतारमन जी, वेरी गुड सर। थ्रू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स माने CBDT कमिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये किसके डिपार्टमेंट में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू माने सरकार का रेवेन्यू का डिपार्टमेंट एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस माने IRS। ये भी सिविल सर्विस वाले बंदे होते हैं, ये IRS वाले संभालते हैं। वी विल सी सम ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज एंड द लॉज व्हिच आर एनफोर्स्ड बाय, समझ रहे सर? इस तरह से चलता है। माने इनकम टैक्स का हेड कौन है? माने इनकम टैक्स मिनिस्ट्री का हेड कौन है? सीतारमन जी, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट क्या है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या डिपार्टमेंट है? ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का हेड कौन होता है? रेवेन्यू ऑफिसर, जो कौन होता है? IRS होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। समझ में आ रहा है? फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सर, या संस्कृत में बोलते हैं वित्त मंत्रालय। आप लोगों को ये सब वर्ड जानना चाहिए, देश का भाषा, ठीक है। सर देश का भाषा कैसे क्यों जानना जरूरी है? सर जैसे मदर टंग अगर घर पे चलता है, मातृभाषा में अगर घर चले तो घर में सुख शांति बना रहता है।
तुम अपने माँ से अपने फैमिली से मदर टंग से ही जुड़ते हो ना। मानो 4 दिन कहीं इंग्लैंड में से घूम के आए और वहां के साथ आके इंग्लिश में बात करोगे, कैसा फील? हाँ, माँ से माँ का ही बात किया जाता है, तो हम लोग अपने देश को माँ मानते हैं ना, भारत माता ही तो बोलते हैं। इसलिए देश का भाषा जानना जरूरी, इसलिए मदर टंग का हैबिट होना चाहिए। कल एक थीसिस पढ़ रहे थे कहीं पर, वहां पर बोल रहा था कि जिस फैमिली में मदर टंग में बात होता हो, वो फैमिली नॉर्मल, मैंने जो फैमिली थोड़ा दिखावट करता है ना, शो ऑफ करता है, घर में हमेशा मैंने है बंगाली लेकिन कल्चर इंग्लिश वाला, ठीक है, अपने आप में बात करता है, मानो खाने का टेबल में, लंच में बैठेगा, डिनर में बैठेगा, वही बात को इंग्लिश में करता है। मैं ऐसे बहुत फैमिली को जानता हूँ, पूरा फैमिली डिस्ट्रॉयड है, पूरा फैमिली डिस्ट्रॉयड है। एक बात, बंगाली है, फुल्ली बंगाली है, प्योर बंगाली है, ठीक है, कॉन्वेंट में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्वेंट में पढ़े हो, तुम्हारा वर्किंग का एरिया हो सकता है, बट तुम अपने घर पे तो कम से कम अपना देसी कल्चर को फॉलो करो, जो आपका नॉर्मल कल्चर है। तो घर के अंदर काय को इंग्लिश करते हो? नहीं, कुछ लोग सोचते नहीं घर के अंदर इंग्लिश का माहौल बनाने से बच्चा मेरा कुछ खास बनेगा। अरे नहीं नहीं, बच्चा को जो जरूरत है ना वर्किंग लाइफ में, वो उसको मिल जाएगा, उसके लिए आप चिंता ना करो। स्कूल है उसके लिए, कोचिंग है उसके लिए, वर्क कल्चर है उसके लिए, आप उसका चिंता ना करो, आप अपना घर का माहौल को घर, क्योंकि घर कोई काम का जगह नहीं है, घर घर है। इसलिए सिंपल, एक बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ आपसे, घर जो है, घर में घर का कल्चर होना चाहिए, घर का भाषा होना चाहिए, तो वो घर बना रहता। नहीं तो वो इंग्लिश में बात करते करते, ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट द इंग्लिश, बट मेरा बात एकदम, एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर बोल रहा है। मैंने शो ऑफ करते करते जिंदगी इतना शो ऑफ हो जाता है। ऐसे में एक फैमिली जानता हूँ सर, माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, पूरा माँ बाप का बच्चा बड़ा है, माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स होने के बाद माँ का फिर से एक शादी हुआ है, बाप एक शादी करने वाला था पर बाप का डेथ हो गया, ठीक है, मेरे स्टूडेंट, लेकिन इवन ऐसे अच्छे हैं वो लोग, बट क्या एक शो ऑफ का कल्चर बिलोंग करने गया, पूरा का पूरा खत्म। क्या समझाऊं, मुझे सब दिखता है बट क्या समझाऊं, जड़ ही जब ऐसे हैं तो क्या बताऊं। मेरे पास आके कभी कभी दुख मैंने शेयर करता है ना, दादा ऐसा हो गया, दादा वैसा हो गया, तो क्या बोलूं, मेरे को सब दिखता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सिखा नहीं सकता, और टाइम चला गया, अब जो होगा, समझे सर, जो भी हो। तो फिनांस मिनिस्ट्री को वित्त मंत्रालय बोलता है, ठीक है, वित्त वित्त मंत्रालय, ठीक है, थोड़ा कनेक्टिविटी रखा करो, जुड़े जुड़े रहो अपने देश के साथ, जुड़े रहो, ठीक है, अपना वर्किंग भाषा जानो, कोई बात नहीं, ऐसे लॉ भी पढ़ा रहे हैं आपको इसीलिए, ठीक है। मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर्विंग एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, द पर्टिकुलर कंसर्न इटसेल्फ विद टैक्सेशन। क्या क्या करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? देश का टैक्स कहाँ से आएगा, लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंस रिलेटेड लॉ कैसे बनेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा, कैपिटल मार्केट जिसके अंदर शेयर मार्केट भी आता है, ये कैसे चलेगा, सेंटर स्टेट का फाइनेंस कैसे आएगा, यूनियन बजट कैसे चलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी कैसे काम करेगा, ये सारा चीज। मिनिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट दैट मेनी मिनिस्टर्स हैव प्रेफर्ड टू होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। जैसे हर साल देश का जो बजट आता है फरवरी में, वो बजट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही डिसाइड करते हैं, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री है जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट, इसका एक जनरल नॉलेज का पॉइंट यहाँ पर दिया है। अभी तक हमारे देश में सबसे ज्यादा बजट कौन दिया है? मोरारजी देसाई ड्यूरिंग दिस स्टेंट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री बिटवीन 1960 टू 1968। सबसे ज्यादा फाइनेंस बने बजट दिया है मोरारजी देसाई ने, 10 union budgets making it the highest. The next on the list is Sri P. Chidambaram 9, Pranab Mukherjee 8 and Sri Yashwant Sinha 8 and 6 बजट respectively. I think सीतारमन जी भी काफी सारा दिन हो गया, कम से कम इनका भी ये आई थिंक ये हाईएस्ट हो जाएगा। 2014 से चल रहे हैं ना, नहीं पहले तो अरुण जेटली जी थे, इनका भी हो जाएगा, 6-7 हो जाएगा सीतारमन जी का। हर साल बजट आता है तो काउंट कर सकते हो कब से सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनका कितना हो, समझ में आ रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एज ए सीए में हम लोगों के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत वाइटल है, समझ में आ रहा है सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें क्या क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसमें आईआरएस है, 4 सेंट्रल सिविल सर्विस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाते हैं, रेवेन्यू सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस।
ऑल्सो द एपिक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विस नेमली इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विस, जिसको हम लोग CMA बोलते हैं। समझ में आ रहा है सर? इतना सारा डिपार्टमेंट चलाते हैं हम लोगों से, जो CMA करो उनके लिए एक अलग सर्विस बन गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विस। ये एक अलग से डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। उसके बच्चे कुछ तो प्राउड फील किया गया। ठीक है सर, नेक्स्ट दिन में बाकी चर्चा करता हूँ। अभी भी बहुत सारा चीज बोलना बाकी है, ड्यूटी राइट्स बहुत चीज मैंने रिसेंट क्लास में बोला नहीं। ठीक है सर, ये सवाल पूछते पढ़ लो तो क्लास सबको समझ में आया? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय फिर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।